बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको पता है जी क्या हुआ आज के रोज़ और इंडियन एयरफोर्स के साथ क्या हो गया। और मेरे ख्याल में इंडियन एयरफोर्स जो है, बल्कि मेरा ख्याल नहीं, आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग, कि इंडियन एयरफोर्स जो थी वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स को, और इसी वजह से उनका एक वेस्ट कमांड का एयर मार्शल जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसको सैक कर दिया गया। उसको सैक इसलिए कर दिया गया कि ही टुक पाकिस्तान एयरफोर्स फॉर ग्रांटेड, और उसने वो जहाज़ भेजा जिसको जनाब MiG-21 जिसको कहते हैं, और MiG-21 उसने वो भेजा जो कि 50s की टेक्नोलॉजी है, 1950 की दिहाई की टेक्नोलॉजी है MiG-21। ठीक है, उसको अपग्रेड करते रहे, वो भी करते रहे, हम भी करते रहे, लेकिन हम लोग MiG-21 को बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। जब MiG-21 पे उन लोगों को, उन एयरफोर्स के लोगों को लाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके MiG-21 नॉर्मली दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि MiG-21 पे वो आते हैं और फिर वो MiG-21 पे अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके उस पे उनको लगा दिया जाता है और वहाँ पे अपना वो काम शुरू करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू पीपल हु आर इन द पाकिस्तान एयरफोर्स, और वो आके जब पहला जहाज़ चलाते हैं, अक्सर औकात मैं जोर दे रहा हूँ, उनको MiG-21 पे रखा जाता है। जो एयर मार्शल थे वेस्ट कमांड के इंडियन एयरफोर्स के, उनको इसलिए निकाल दिया गया कि उनके पास मज़ीद ऑप्शंस मौजूद थी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास मज़ीद ऑप्शंस मौजूद थी, जैसे कि उनके पास MiG-25 भी है, जैगुआर्स भी है, मिराज 2000 भी है, और Su-30 जो कि हमने गिराया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया, वो भी है उनके पास। रशियन फ्लीट है, ये बहुत सी उनके पास अच्छी एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने एक पुराना जहाज़ भेजा और उसमें अभिनंदन जो यहाँ पे चाय पीने आए थे, प्रॉब्ली इंडिया में अच्छी चाय शायद नहीं मिल रही आजकल, इसलिए उनको यहाँ पे भेजा गया ताकि वो जाके पाकिस्तान एयरफोर्स की चाय पी के आ जाए। आए यहाँ पे, उनके साथ जो कुछ हुआ, जो लोगों ने वहाँ के सिविलियंस ने किया जब वो इजेक्ट हुए और यहाँ पे जब पाकिस्तान की टेरिटरी में जब वो यहाँ पे गिरे, उनका पैराशूट गिरा, मैं आसान लफ्ज़ों में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हर एक को समझ आ जाए। यहाँ पे जब उनका पैराशूट गिरा तो उस वक्त उनको जनाब उनकी थोड़ी सी कुटाई भी हो गई, और लेकिन फिर भी हमारे जो फोर्सेस के लोग थे जो वहाँ पे फ़ौरन पहुँचे, जब उन्हें पता चला कि इस तरह इंडियन पायलट जो है इजेक्ट होके फ़लाँ जगह पे गिरा है, तो उन्होंने बचाया भी उसको। नहीं तो जो सिविलियंस थे उनके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा था को शायद अगर वहाँ पे टाइमली पाकिस्तान फोर्सेस के लोग वहाँ पे ना पहुँचते तो शायद इससे ज़्यादा उनकी कुटाई हो जाती अभिनंदन की, और उनको शायद चाय भी ना मिलती यहाँ पे। लेकिन एनीवेज उनको बचा लिया गया और उनकी रिस्पेक्ट भी की गई। टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वो तो जो कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी रिस्पेक्ट भी की गई अभिनंदन की, और उनको बड़े अच्छे तरीके से, बाइज्जत तरीके से, जिनीवा कन्वेंशन है हमारे पास मौजूद है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी जनाब उनको रिस्पेक्ट भी दी गई और उनका ख्याल भी रखा गया। जितना मुख्तसर अरसे के लिए वो यहाँ पे रहे, उनका ख्याल भी रखा गया। नाउ द इशू इज़ कि जो MiG-21 की हम बात करते हैं, तो MiG-21 पाकिस्तान ने भी लिए चाइना से 90s में लिए तकरीबन MiG-21। हम उनको F-7s कहते हैं। इसी तरह कोई तकरीबन कोई 101 जहाज़ थे तकरीबन मेरे ख्याल में जो लिए पाकिस्तान ने, हम उनको F-7s कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1990 के इर्द गिर्द हमने उनको लिया चाइना से। इसी तरह जनाब ये MiG-21 जो है, जिनको जो रशिया से लिए इंडिया ने, उनको तकरीबन 400 के 500 के करीब उन्होंने जहाज़ लिए, उनको MiG-21 कहते हैं, और वो भी उनके पास मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ये सारा वाक़या हुआ यहाँ पे, जो उनके साथ किया गया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारे विंग कमांडर सदीकी हैं और दूसरे एक
और साहब ने जिस तरीके से उनको काउंटर किया और हमने उनको जिस तरीके से उनको जवाब दिया, नेक्स्ट डे हमारे टारगेट पे तकरीबन कुछ 6 लोकेशंस थी जो इंडियन जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी हमारे टारगेट पे तकरीबन 6 थी और उनको हम लोग अगर हिट करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन टारगेट्स को 6 वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट्स उनको हिट नहीं किया। क्यों हिट नहीं किया? देयर वर रीजंस फॉर दैट। क्योंकि हम लोग वो काम करना चाहते हैं, वी एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, और हम लोग इतना काम करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी टेरिटरी को इंट्रूड करेंगे या हमें आप वो कहते हैं ना जी पंजाबी कहते हैं मुफद्दा पंगा लोगे तो फिर असी रिटेलिएट करांगे, अदरवाइज हम कोई एग्रेशन शो नहीं करना चाहते थे। तो जो 6 टारगेट्स थे जो हमारे जो पायलट्स थे एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने उनको लॉक भी किया हुआ था और उनको अगर हिट करते तो बहुत तबाही मच सकती थी इंडिया के अंदर, लेकिन हमने यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ वहां पे लेजर्स फेंकी। और लेजर्स फेंकने का मतलब ये था कि हमने आगाह किया इंडिया को या इंडियन फोर्सेस को कि भाई ये आपके 6 टारगेट्स हम हिट करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन वी पीपल आर लाइक स्पेयरिंग यू, हम आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन ये 6 टारगेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट्स वो हमारी रेंज में है, हम उनको हिट कर सकते हैं, हम उन्हें तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। सो बड़ी अच्छी बात है जो कि हमने की, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमने उनके जहाज भी गिराए और जहां पे उनके वेस्ट कमांड का एयर मार्शल जो है इंडिया का, वो यहाँ पे MiG-21 भेज रहा है, जिसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा शायद कि वो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। उसको अपग्रेड में साथ साथ ये बता रहा हूं कि MiG-21 को अपग्रेड भी किया जाता रहा है, चाहे वो इस एंड पे हो चाहे उस एंड पे हो, लेकिन फिर भी जैसे कि उनके पास फ्लीट है, इंडिया के पास बहुत बड़ा फ्लीट है जहाज़ों का, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, मिराज 2000 भी है, Su-30 भी है, MiG-25 भी है, जैगवर्स भी है, और अभी तो नई इंडक्शंस आ गई। उन्होंने पूरी तरह वो कम्प्लीटली तो खैर उन्होंने इंडक्ट नहीं किए, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन उन्होंने शायद बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया और उस अंडर एस्टिमेशन में वो अपने जहाज़ खो बैठे। और एक Su-30 उनका तबाह हो गया इंडिया का, एक MiG-21 जो कि जिसमें से अभिनंदन बरामद हुए पाकिस्तान के अंदर, वो तबाह हो गया। और पैनिकी इतने हो गए, इतनी पैनिक कंडीशन में चले गए इंडियन फोर्सेस के लोग कि अपना ही एक हेलीकॉप्टर जो है उसको उन्होंने खुद ही हिट कर दिया। उन्होंने समझा कि शायद ये पाकिस्तान का कोई जहाज है या हेलीकॉप्टर है जो इंडिया के अंदर आ गया है, और अपना ही एक हेलीकॉप्टर उन्होंने हिट करके उसको तबाह कर दिया। सो इस स्टेट ऑफ माइंड को आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मुझे मजीद इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस स्टेट ऑफ माइंड को आप ये कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। मतलब इन लोगों को समझ नहीं आई कि इंडियन फोर्सेस को समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या। सो 6 टारगेट्स लॉक्ड, वहां पे आप लेजर फेंकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप 2 जहाज उनके गिरा देते हैं, तीसरा जहाज वो खुद ही जनाब अपना जहाज क्या हेलीकॉप्टर खुद ही गिरा देते हैं, अपना ही हेलीकॉप्टर खुद मार के, जिसमें 5-7 लोग भी थे उनके, वो भी मर गए। सो वो ये हालत थी इंडियन फोर्सेस की। मैं बताना ये चाहता हूं कि जो जज्बा हमारे पास है, जो हमारी फोर्सेस के पास है, या हमारा विंग कमांडर सिद्दीकी हो जाए, उसको जितनी मैं अप्रिशिएट कर सकूं वो कम होगा। जो जज्बा हमारी, और उसके अलावा भी सारे एयरफोर्स के लोग जो हैं, उनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे पास वो जज्बा है। हमने उनको ज़रूर उनका जवाब दिया, F-16 से दिया, और जिस तरीके से वो फॉर्मेशन बना के, यानी कि डिसेप्शन होती है ना, वॉर, थोड़ा सा मैंने वॉर गेम्स पढ़ी और देखी हैं, सो उसमें इन्होंने इंडियन फोर्सेस ने डिसेप्शन भी चलाई, ताकि किसी एक बॉर्डर से उठाए जहाज कि जनाब यहाँ से हम आ रहे हैं, फिर कभी इधर से उठाए जहाज कि हम यहाँ से आ रहे हैं। मैं सादे लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ चीज़ों को, और मतलब कि वो डिसेप्शन चला रहे थे कि शायद हम इस तरफ से आएंगे, अटैक करेंगे पाकिस्तान पे, या उस तरफ से आएंगे पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, लेकिन वो सब डिसेप्शंस थी। और जब जिस तरीके से हैंडल किया हमारे एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब
मेरे ख्याल में उनको भी अप्रिशिएट किया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गो हेड दिया था तो फिर ही सब कुछ हुआ। लेकिन और उसके साथ एक और चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखिएगा, आर्म्ड फोर्सेस एंड इवन नेवी, आर्म्ड फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स, जो एयरफोर्स का डिसीजन लिया गया कि किस वक्त किस जगह पे किस तरीके से जवाब देना है, उसमें लोगों ने एतराज़ात भी किए जी कि पहले पेलोड छोड़ के यहाँ पे चले गए, एक यहाँ पे दरख्त को मारा उन्होंने, दरख्त पर उसकी भी FIR हुई है, इंडियन फोर्सेस ने किया, पाकिस्तान के अंदर एक दरख्त भी तबाह कर दिया उन्होंने। सो वो सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन जो फाइनल डिसीजन था और किस टाइम पे हिट करना है और किस तरीके से हिट करना है और कैसे हिट करना है, ऑब्वियसली ऑपरेशन रूम में बैठ के वो तो एयर चीफ ही कर सकते थे। सो एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर को भी सलाम किया जाता है जनाब कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया और बर वक्त डिसीजन लिया। और बिल्कुल अगर ये कहा जाए कि इंडियन फोर्सेस को इंडियन फोर्सेस के छक्के छुड़ा दिए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप खुद ही यानी कि इंडियन फोर्सेस वाले खुद ही अपना ही हेलीकॉप्टर हिट करके गिराते रहें और इतनी उनकी बुरी हालत हो जाए, उन्हें समझ ही ना आए कि हो की रहा साढ़े नाल, तो वो उसमें आप किसको शाबाशी देंगे? अपने एयर चीफ को ही देंगे ना शाबाशी। सो खैर, जैसे मैंने जिक्र किया कि ये तो हो गया जो होना था, ठीक है। और उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक टेंशन जारी रही, क्योंकि इंडिया को समझ नहीं आ रही थी कि मैं उड़करा की किस तरीके नाल जवाब दूँ। सो काफ़ी अरसे तक टेंशन चलती रही और गाहे बगाहे टेंशन होती भी रहती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी होती रहती है और वहाँ पे भी वो इस किस्म की सिचुएशंस क्रिएट करते रहते हैं। और रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुआ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब के साथ, बड़ी सादे लफ्ज़ों में आई वुड से कि उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन की। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अंडर ओथ हूँ, मैं सारी चीज़ें नहीं बयान कर सकता और ना मैं करूँगा। सो मैं इसलिए ये बता सकता हूँ सिर्फ इतना कि बहुत खुल के बातें की उन्होंने और बहुत खुल के उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का सर बुलंद किया, फ़ख्र से बुलंद किया, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में वो रिटायर होने वाले हैं। लेकिन देन अगेन उनके कैप में फेदर ज़रूर जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान की शान में इजाफा किया, उस पर मेरे ख्याल में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे फोर्सेस के लोग, एयरफोर्स के लोग और बाकी फोर्सेस के लोग भी डेफिनेटली, क्योंकि वो तैयारियां करते रहते हैं, अमल करते रहते हैं, इस पर एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। इस पर अभी रिसेंटली एक साउथ में चाइना के साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही थी और जिसमें दैट शोज के आप कितने कंफर्टेबल हैं, दैट शोज कि पाकिस्तान कितना कंफर्टेबल है चाइना के साथ। क्योंकि अगर साउथ में अगर चाइना के साथ पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रही है, तो उनकी आपस में एक एक बड़ा बॉन्ड बन जाता है एंड यू लर्न अ लॉट। बोथ द फोर्सेस के लोग जो होते हैं, दोनों फोर्सेस के लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से लर्न भी करते हैं। सो एनीवेज मुझे यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा शायद बोल गया, लेकिन देन अगेन मैं अपने पैनल की तरफ भी जाना चाहूँगा। लेकिन बिफोर आई गो टू माई पैनल, एक कंपल्शन है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। ब्रेक लेके वापस आता हूँ तो अपने पैनल की तरफ जाऊँगा, उनसे पूछूँगा कि आगे की करना है जनाब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले जी मैंने जैसे जिक्र किया था कि शायद अभिनंदन को इंडिया में अच्छी चाय नहीं मिलती थी, इसलिए उनको यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन फिर भी हमने उनकी बड़ी इज्जत की और हमने उनको इज्जत और एहतराम के साथ रखा, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन है उसको मद्देनजर रखते हुए और रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के होते हुए हम उनकी रिस्पेक्ट भी की। जो छोटी मोटी कुटाई उनकी होनी थी वो उन लोगों ने या उन शहरियों ने की जब वो इजेक्ट होके पाकिस्तान की सरजमीन पे गिरे, तो उनका गुस्सा जो था वो सामने आया। लेकिन फिर भी टाइमली उनको बचा लिया गया और उनको जनाब पट्टी शट्टी कराई गई, उनकी जनाब उनका टेक केयर किया गया। एनीवेज
मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा जी। मैंने बड़ी तफसीलन आपको बताया कि क्या हुआ क्या था। 6 टारगेट्स हमारे हमने लॉक किए हुए थे, हमने बीम लेजर वहां पे जरूर मारी और बताया इंडिया को कि जनाब आप लोग हमारे टारगेट पे, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह एक्ट करेंगे और हम वो टारगेट्स हिट नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने ये भी जिक्र किया कि जनाब हमने SU-30 हो, MiG-21 हो, जिसमें से अभी नंदन बरामद हुए, जमीन पे गिरे और एक हेलीकॉप्टर खुद ही इंडिया ने अपना मार गिराया। इतने पैनिकी हो गए वो लोग कि उनको समझ नहीं आ रही थी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वो अपनी इनपुट जरूर देंगे हमें, मैं उनका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, अनदर डियर फ्रेंड ऑफ माइन जी, वो भी मेरे साथ मौजूद है। सईद काजी साहब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त जनाब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। जनरल साहब और काजी साहब अगर इजाजत होए तो एयरफोर्स का मसला है, मैं पहले शहजाद चौधरी साहब नाल गल कर लवा तो कोई बुराई तो नहीं मेरे ख्याल प्लीज गो अहेड। चौधरी साहब, अभी हम रिसेंटली हमने एक्सरसाइजेज भी की साउथ में, चाइना के साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज भी हुई और हम लोग बड़े ऐसे तरीके से सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम लोग चल रहे हैं। बट देन अगेन मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो फोर्सेस का, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ भी है, या हम किसी और मुल्क को भी अगर खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करती है इंडिया के अलावा कोई फोर्स, तो हम उसको भी टेक केयर कर सकते हैं, उसका भी मुकाबला कर सकते हैं? यस और नो जी? देखिए, पाकिस्तान को जो थ्रेट्स हैं वो किसी भी तरफ से किसी भी वक्त डेवलप हो सकती हैं। भारत तो बेशक के हमारे 3 अतराफ में मौजूद है, नॉर्थ में, ईस्ट में और उसके बाद साउथ में अरेबियन सी के अंदर भी वो अपनी फोर्स को प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये तीनों अतराफ तो हमारी बार सूरत हमारी जिम्मेदारी है। फिर ये भी याद रखें कि वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर ये जो हमारा उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत कलीदी रोल रहा। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर किस्म के ऑपरेशंस किए, जिसमें डायरेक्ट अटैक भी है, जिसमें सपोर्ट मिशंस भी हैं, जिसके अंदर सर्वेलेंस, लॉन्ग रेंज और लॉन्ग ड्यूरेशन सर्वेलेंस भी है। जिसके बाद के हमने ये इस तरह की कामयाबियां हासिल की, खासतौर पे अपने पाटा को क्लियर करने में, सवात का ऑपरेशन था उसके अंदर असिस्ट करने में, और उससे पहले और उन तमाम ऑपरेशन से पहले 2004 के अंदर तकरीबन ये पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी थी इन ऑपरेशंस के अंदर। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ, चारों तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स की नजर है, और चाहे जहां से भी थ्रेट डेवलप होती है। लेकिन होता यूं है कि आप थ्रेट असेसमेंट करते हैं, आप देखते हैं कि कहां पे आपकी जंग का खुदा न खासा ज्यादा बड़ा खतरा है, और उस हिसाब से अपने आप को ओरिएंटेट करते हैं, उस तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें चूंकि भारत से खतरा महसूस होता है, हमें पता है कि वही हमारा दुश्मन है, तो उसके जो अज़ाइम है वो ठीक नहीं है। उस अज़ाइम को पढ़ना, उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए अपने आप को तैयार रखना, अपने घोड़ों को तैयार रखना जो है, ये हमारा प्राइम और अव्वलीन फर्ज है, और मेरा हाल है पाकिस्तान एयरफोर्स यही कुछ कर रही है। एक चीज़ और थोड़ी सी मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए, हमारे अंदर जज्बा है, हमारे एयरफोर्स के लोग हो, फोर्सेस के, दूसरी फोर्सेस के लोग हो, चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, सबके अंदर एक जज्बा ज़रूर मौजूद है। बट मैं ये पूछना ये चाहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स के साथ, तो अभी मतलब वी आर अ स्मॉलर एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर्स की हम बात नहीं करेंगे कि उन नंबर्स पे हम नहीं जाएंगे। बट देन अगेन जो नई इंडक्शन हो रही है, जो अभी पार्शली हुई है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जैसे उन्होंने फ्रांस से जहाज इंडक्ट कर रहे हैं और करेंगे, तो वो उसको अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, तो हाउ वुड यू कंपेयर इट जी? इजाजत दीजिए तीनों चीजों को 3 एस्पेक्ट में डिवाइड करके। पहली बात, नंबर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, डिस्कस होने चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ी एयरफोर्स है, इसलिए कि वो एक एरिया में जो थिएटर ऑफ ऑपरेशन है, जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उसके अंदर वो कितने को, अगर उसके पास 1 लाख जहाज भी होंगे तो कितने लोग ला सकते हैं। एक फौज का तनासुब होता है एक स्पेस के हिसाब से। आपकी 1 अरब की फौज क्यों ना हो, या जितने भी आपके 1 मिलियन की फौज क्यों ना हो, लेकिन उतने ही फौजी आएंगे उस स्पेस के अंदर,
तो उस किस्म के फौजी इतने नंबर्स में अगर हम जनरेट कर सकते हैं, उस तरह की एफर्ट हम जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स से है, नेवी से है या आर्मी से है, तो वी आर मैचिंग देम। तो इसलिए नंबर से घबराना कभी नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू बी सेंसिबल इन द वे दैट यू थिंक अबाउट हाउ टू यूज योर नंबर्स अगेंस्ट द नंबर्स ऑन द अदर साइड, और फिर उसको डिसलोकेट करना है। उसके अंदर भी परफेक्ट बैलेंस नहीं है, उसकी फोर्सेस के अंदर कमजोरियां भी हैं, उन कमजोरियों को कैसे बढ़ाना है, तो ये अकल और समझ के साथ। दूसरी बात, मोर देन नंबर्स, इट इज द कंसेप्शन ऑफ द ऑपरेशन। आपने कंसीव कैसे किया है, क्या वो वाकई में उस तरीके से चल रहा है, अपना खेल खेल रहा है जैसे आपने सोचा था, तो फिर उसके लिए तो आप मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन अगर आपने गलत सोचा था और सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, जैसे हो सकता है भारत ने हमारे बारे में सोचा हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस तरह का जवाब नहीं दे सकती, पाकिस्तान ऐसा जवाब नहीं देगा, तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे मार खा गया, वो कंसेप्शन में ही मार खा गया। दूसरी बात, आपने कहा कि जहाज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, एक जहाज से फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने कहा, इस तरह की कैपेबिलिटी ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, जो राफेल की शक्ल में इंडिया अब लेके आ रहा है, उनके पास भी पहले से थी। उनका SU-30 कोई छोटा जहाज नहीं है। और लेकिन वंस अगेन, आप किस तरीके से मिलाते हैं, आप मिलाप कैसे क्रिएट करते हैं, आप सिनर्जी कैसे लेके आते हैं। देखिए, 1 और 1 2 भी हो सकता है, और 1 और 1 11 भी हो सकता है। कैंपेन प्लानिंग का मतलब यह है कि आपके तमाम जुज इकट्ठे होके 1 और 1 11 बना दें, 1 और 1 2 ना रहें। तो ये एक कमाल है कंसीव करने वाले का, ऑपरेशन को लॉन्च करने वाले का, और उस तरह की तैयारी करने वाले का। तीसरी बात, फाइनल बात एक और कह दूं, आपने कहा ना कि हमारे अंदर जज्बा है इस तरीके से, मैं समझता हूं ये जज्बे का एलिमेंट हर एक को देना चाहिए। आपको अपने दुश्मन को भी जज्बे का एलिमेंट देना चाहिए। अगर आप वो जज्बा उसको नहीं देंगे तो फिर आप अपनी तैयारी कम रखेंगे। जज्बा एक इंटेंजिबल जरूर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन होनी चाहिए। उस फाउंडेशन जो कि आप कहें मेरे बराबर का है, मैं प्रोफेशनली उसको रिस्पेक्ट करता हूं, देन ओनली आई विल बी एबल टू प्रिपेयर टू दैट लेवल जहां पे कि मैं उसको सरप्राइज कर सकता हूं। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी। जैन साहब, एक बात तो समझाएं, ये हमारे जो बजट है वो ठीक, मैं बजट के उसकी डिटेल्स में, नीटी ग्रिटीज में नहीं जाऊंगा। एयरफोर्स का बजट हमारा थोड़ा सा कम है, छोटी एयरफोर्स है। टोटा इन द सेंस पंजाबी दा लफ्ज यूज कर रहे हैं, टोटा एयरफोर्स है। 6 लोकेशंस टारगेट पे थी और उसमें से लेजर फेंके गए और बताया गया कि हम 6 लोकेशंस को हिट कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, इतनी बुरी हालत थी इंडियन एयरफोर्स की उस दिन कि जनाब उन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, उसमें 6-7 लोग उनके अपने जो मारे गए। SU-30 तो हमने गिराया, मिग 21 भी गिराया। तो ये क्या इसकी हालत कितनी पुअर किस्म की इनकी एयरफोर्स है। और उनका एक एयर मार्शल जो है वेस्ट कमांड का, उसको उन्होंने सैक ही कर दिया कि यार तू करदा की रहे हैं, की हरकत की तो ये क्या बड़े ही नॉन प्रोफेशनल लोग हैं या व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग एंड वेयर, क्यों इतने हाथ पैर छोड़ के बैठ के सड़े इंडियन एयरफोर्स वाले? देखिए, शहजाद ने बड़ी आपसे तफसील में बात कह दी। जितनी भी दुनिया की स्पेक्टेकुलर विक्ट्रीज है ना, आप देख लीजिए मिलिट्री विक्ट्रीज, वो ज्यादातर छोटी फोर्सेज ने हासिल की है। आप जंग बदर से शुरू कर लीजिए, आप इजराइल को देख लीजिए, पाकिस्तान की लेटेस्ट ये देख लीजिए। उसी वजह है ये, खासतौर पे पाकिस्तान की। पाकिस्तान को और पाकिस्तान की फोर्सेस को ये पता है कि नंबर्स में हम हमेशा ही इंफीरियर रहेंगे। नंबर 2, पाकिस्तान को ये भी पता है कि नॉट ओनली मैन पावर बट इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी हमारा दुश्मन शायद हमसे 2 हाथ आगे होगा। हम इस गिवन एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं। नंबर 2 चीज जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आमतौर पर समझना चाहिए हमें, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फोर्सेस एक होमोजेनियस मास है एक सच, क्योंकि हमारे आपस में जो ताल्लुकात हैं, किसी के साथ मिलकर बैठते हैं, काम करते हैं, वो एक नमूना है दुनिया के लिए एज अपोज टू व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। इंडिया में सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सब लोग हैं वहां मौजूद है, मुसलमान भी है उनके बीच में, लेकिन उनकी आपस में जो ताल्लुकात हैं, वो होमोजेनिटी जो फोर्स में होनी चाहिए वो नहीं है उनके बीच में। अच्छा। उनके जो अपर जात के जो भी हिंदूज हैं, वो नीचे वालों को बात करने के लिए सोसाइटी में भी वैसे भी उनको तैयार नहीं है। अच्छा। तो दिस ए काइंड ऑफ कहते हैं मिसमैच, तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक जो है उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं जितना हमारा है। अच्छा। तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हम तो चूंकि स्मॉलर फोर्सेज हैं हमारी कंपैरेटिव बेसिस पे, बजट भी हमारा बहुत कम हो गया हुआ है। हमें पता है कि दिस इज द क्लॉथ, उसको हमने काट के इसमें हमने सब कुछ हमने इसी में ही करना है और हम उसी के लिए तैयारी करते हैं।
देयर इज समथिंग कॉल्ड मेगलोमेनिया। जब वो उस माइंडसेट में चले जाते हैं तो फिर आपका ख्याल होता है कि दुश्मन को हम, जिस तरह भी शहजाद भी कह रहे थे कि वी डोंट टेक एनीबॉडी इजी, हमारे लिए हम दुश्मन को उससे 2 हाथ प्लस ही देख के कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने हमारे बारे में सोच ये रखा था कि पाकिस्तान शायद, देखिए 71 वाज अ बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में बहुत बड़ा फर्क था हमारे। एक तो यू नो कि भी व्हाट इज एट स्टेक, दूसरा हमारी जो फोर्सेस थी दे हैड बीन थ्रू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, जो अभी शहजादी बात कर रहे थे, चाहे वो एयरफोर्स थी चाहे वो हमारी लैंड फोर्सेस थी। डोंट फॉरगेट नेवी, नेवी का जो डिटेक्शन ऑफ ए सबमरीन इज द मोस्ट टेक्निकल, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एनी नेवी हैज टू डू। एग्जैक्टली। हमारी नेवी ने एक दफा नहीं 2 दफा उनकी जो सबमरीन की कोशिश थी स्टेक इनटू पाकिस्तानी वाटर, वो सेस की सारी। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब आप एक माइंडसेट में होते हैं एंड यू आर इन दैट यू नो बुलिंग मूड, तो फिर आपको छोटी बाकी दुनिया बौना नजर आने शुरू हो जाती है। दैट इज व्हाट उनके ज़हन में ये चीज थी उनके, दैट इज व्हाई दे केम टू, जो भी आया बालाकोट में जब आए उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो शायद टाइम लेगा उसमें, पाकिस्तान को सोचेगा, जमा तफरी करते रहेंगे। यहां पे उनकी गलती सबसे बड़ी जो ये हो गई, उनके ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान कम बैक वेरी क्विकली, वेरी स्ट्रांगली एंड सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसमें अगर जनरल साहब मैं अगर थोड़ा सा इंटरप्ट करूं आपको, तो इसमें अगर हम जो एयर चीफ है अगर उनको क्रेडिट दिया जाए, ऑब्वियसली क्योंकि डिसीजन तो उन्होंने लेना, ऑपरेशन रूम में तो बैठ के उन्होंने सारी चीजें फिगर आउट करनी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें अमल दखल होता है क्योंकि उनकी नॉड बहुत जरूरी है, लेकिन एयर चीफ को अगर कोई एयर चीफ मार्शल जो है मुजाहिद अनवर को अगर कोई क्रेडिट दिया जाए तो मेरे ख्याल में गलत तो नहीं होगा ना? जी डेफिनेटली। देखिए हमारे एयर चीफ सक्सेसिवली ओवर द लास्ट सो मेनी एयर चीफ जो हैं, बिल्कुल ठीक, दे आर ब्रिलियंट ऑफिसर्स। उन्होंने अपने इन देयर ओन राइट एयरफोर्स में उनका अपनी बहुत बड़ी अच्छी स्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और वो शुरू दिन से जो ट्रेनिंग का है उनके जेल में किसी के रिएक्शन का है, तो सारी सोच हमारी वो है, उससे उस सोच का मजर था हमारे जो एयर चीफ थे उन्होंने। ये शहजाद शायद आपको ना बताया, लेट मी टेल यू स्टोरी अबाउट। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा जनरल साहब, एक कंपल्शन है, बार बार ब्रेक लेने के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक ले लूं वापस आता हूं तो मैं काई साहब को भी इसमें शामिल करूंगा, क्योंकि काई साहब को बड़ी देर से मैंने खामोश रखा हुआ है, उनको मैं उन तरफ जा नहीं रहा, नाराज ना हो जाए मेरे से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। वेलकम बैक जी। मैं सईद काजी साहब जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, मैं माजरत चाहता हूँ सईद काजी साहब, इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही थी लेकिन मैं आपको भूला बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको मैं तंग इसलिए नहीं किया कि ना तो एयर मार्शल साहब नाराज़ हो जाए, एयर वाइस मार्शल साहब ना नाराज़ हो जाए और जनरल साहब नाराज़ ना हो जाए। तन पता है ना नाराज़गी तो बड़ा डरने असी। काजी साहब, डू यू थिंक के इन द डेज टू कम हमारी फौज का, आर्म्ड फोर्सेस का, उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनका मोराल हाई करने के लिए हम लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं, आर दे इनफ जी? नहीं, आप अगर एफर्ट्स की बात करें तो हम तो, मेरा नहीं ख्याल कि उनका मोराल में आप जो इंडिया की फौज है वो उसको तो मुतनाज़ा नहीं कह रहे उनके सियासतदान, हम तो यहाँ से मुतनाज़ा कर रहे हैं। और ये मोराल तो आप देख ही रही जो सिचुएशन है, तो इसलिए मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक कि ज़ाहिर है हम एक हैं मुश्किल सूरत हाल में हैं, एक मुश्किल सियासी सूरत हाल भी है, माशी सूरत हाल भी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सियासत इस तरह से उस्तवार हो गई है कि वो जो है वो सबको और सब इदारों को हम समझते हैं कि हमारी खिदमत पर ही ये मामूर रहें। और ये अब देख ही रहे ना, ये सिलेक्टर और सिलेक्टेड की जो बहस हो रही है यहाँ पे जो ये कर रहे हैं, तो इसमें आप कैसे कौन सा मोरल बूस्टर आप दे रहे हैं? उस पर शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके जो शोज चलते हैं उसमें ओपनली जो है वो खुल बातें की जाती हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि जी आज मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, कहने जी काम ठीक हो गया है, हुण अल्लाह ताला उन्हें क्या असी जो है वो गैर जन्मदार हो जावांगे, ये इस पे तो आर्टिकल 6 लग जाती है। तो ये क्या, और मैं नहीं समझता कि बड़ी कोई आइडियल या बड़ी यहाँ पे इस तरह की सूरत है। अगर कुछ ऐसा है और ये हमारे जो सियासतदान इतनी जो है वो पावर में रहे हैं, तो कम हमें बताएं कि भाई क्या हो रहा है, रियासत के अंदर क्या हो रहा है, पहले आप इनसे
कैसे रिश्ते थे ब्यूरोक्रेसी से, एस्टेब्लिशमेंट से, अब कैसे रिश्ते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये बड़ी कोई एक ऐसी सूरत अहवाल है कि जिस पे हम बड़ा फख्र कर सके। वो तो अच्छा हुआ कि ये हमने इसको पकड़ भी लिया, और वो भी बड़ा अच्छा जेस्चर था इमरान खान का जो उसने इनका अभिनंदन वापस कर दिया, लेकिन वहां तो असर होना कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास और मोदी और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट कह ले, वो जो है उसके पास एंटी पाकिस्तान बेचने के अलावा कुछ रहा नहीं है। और मसाइल आप उनके देख रहे हैं, किसान बाहर हैं, कल मजदूर बाहर आ गए तो वैसे बोलो राम हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि हम ऐसा, मुझे कुछ नहीं लगता जिसमें आप जो है, आप जो टॉप की जो अस्करी क़यादत है उसके बारे में जो मर्जी उठ के जो मर्जी कह देता है, अब उसको कोई पूछता भी नहीं है। हम इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। अब इन इदारों का प्रॉब्लम यह है कि ये चले ISPR के चीफ आके कुछ ना कुछ वजाहत कर देते हैं, लेकिन जो लोग टॉप स्लॉट पे बैठे हैं वो तो आके चैनल्स पे नहीं बैठ सकते। तो मुझे बताए ना कि यहाँ बिगड़े हुए बच्चे आते हैं और वो आके कहते हैं जनाब ये हो गया, वो हो गया, 7 घंटे मीटिंग हुई है, 7 घंटे में क्या। ये जो कहानी है इसमें कहां से आपका, ऊपर से आपकी मैशियत आपके सामने है। तो ये मैं नहीं समझता, इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है। और इसको हमारे लीडर को चाहिए कि इस पे हमारे साथ बात करें या खुल के बात करें। हर कोई अंदर अंदर से जो है लगता है सौदा करना चाहता है, उसका जिसका सौदा नहीं होता वो सर पे हाथ रख के बाहर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में राणा साहब, आई डोंट थिंक कि हम, और हाँ जो फुट सोल्जर्स है हमारे बेचारे, जो बावर्दी मजदूर, जो मैं बावर्दी मजदूर कहता हूं, जो यहाँ पे हजारों की तादाद में अपनी जानें दे रहे हैं, इनसे तो काम ही कोई नहीं होता। ये तो सैलाब में भी कोई काम नहीं कर सकते, कहीं आग लग जाए तो इनके पास जो है वो आग बुझाने वाले नहीं होते।